नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारतीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 राज्यों की चुनावी तारीखों का ऐलान किया। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2 फेज में वोटिंग होगी, वहीं असम और केरल में 1 फेज में वोटिंग होगी। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी 1 फेज में ही वोटिंग होगी और असम, केरल में 9 अप्रैल को मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं सभी विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे। तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन तारीखों का ऐलान किया है और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, चुनाव आयोग ने ये बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज चुनाव आयोग की हुई, जिसमें उन्होंने तमाम सवालों के जवाब भी दिए और साथ ही साथ 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनकी तारीखों का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल में 2 फेज में चुनाव है, बाकी सभी जगह पर 1 फेज में चुनाव होने वाले हैं और 4 मई को चुनावों का परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। कैसे देख रहे हैं? देखिए साहिल जी, अभी सुबह ही हम लोग इस मुद्दे पे बात कर रहे थे, तो हम लोग ये कयास लगा रहे थे कि ये शायद जून तक भी जाए, लेकिन इन्होंने मई में पूरा समेट दिया है। 15 तारीख से शुरू होगा और 29 के बीच में ही ये पूरा सारा का फेज जितने भी है 5 राज्यों के समेट देंगे। तो इससे अगर गुणा भाग अब ये जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां लगा रही हैं, तो उसमें साफ ये निकल के आ रहा, टाइम बहुत वक्त कम मिला है। तो इतना समय चाह रहे थे कि लगभग 2-2.5 महीने का कम से कम समय में मिलना चाहिए, लेकिन उन हिसाब से समय बहुत कम दिया गया है। अब ये चलन मुझे लगता है कुछ समय से चला है। जब इलेक्शन कमीशन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो नॉमिनेशन से लेके पोलिंग तक के लिए मुश्किल से दरमियान 1 महीना ही टाइम रहता है, जबकि एक वक्त हम लोग देखा करते थे चुनाव घोषणा से पहले लगभग 4 से 5 महीने का टाइम मिलता था, जिसमें पर्याप्त वो हर तरीके के प्रचार करते थे, डोर टू डोर भी कैंपेन करते थे, सब करते थे। क्योंकि इसमें 2-3 जो राज्य हैं, तमिलनाडु, आसाम और बांग्लादेश, बहुत महत्वपूर्ण ये राज्य हैं। ये ऐसे राज्य हैं जिनमें कई तरह के घुसपैठ को लेके भी सवाल उठ रहे हैं और कई सारी ऐसी चीजें हैं। मुझे लगता है कि इसके साथ थोड़ा विरोध दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जरूर करेंगी। विशेष तौर पर टीएमसी की तरफ से कहा जाएगा कि नहीं, ये जो डेट है वो भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर प्रधानमंत्री ने अपने मन मुताबिक की है। इस तरीके के मुझे लगता है ये विरोध शुरू हो जाएगा। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। 5 विधानसभा जो चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, उनकी तारीखों का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में 2 फेज में चुनाव होगा, तो वहीं बाकी राज्यों में 1 ही फेज में चुनाव होने वाला है और परिणाम 4 मई को घोषित कर दिए जाएंगे। तो असम विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक बिसात अब बिछनी शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए आज अपने 14 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि 126 विधानसभा सीटों वाली असम विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 20 मई 2026 तक है। इससे पहले वहां नई विधानसभा का गठन किया जाना है। दिल्ली और पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी ने पूर्वोत्तर के इस राज्य में अपनी ताकत झोंकने का फैसला किया है। असम राज्य प्रभारी राजेश शर्मा के हस्ताक्षर के साथ पार्टी की तरफ से आधिकारिक तौर पर आज जारी की गई इस पहली लिस्ट में आपने 14 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। आपने अपनी इस पहली लिस्ट में असम के विभिन्न महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों को कवर किया है। पार्टी ने सेंट्रल गुवाहाटी जैसे शहरी सीट से लेकर शिवसागर, नदुआर और टीटाबार जैसी ग्रामीण और अर्ध शहरी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। सेंट्रल गुवाहाटी से अनुरूपा डेका राजा को टिकट दिया गया है, जो एक महत्वपूर्ण मुकाबला माना जा रहा है। तो वहीं बंगाल चुनाव की तारीख के ऐलान से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि पुरोहितों और मुअज्जिनों द्वारा सही तरीके से जमा किए गए सभी नए एप्लीकेशंस को भी राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि अब से पुरोहितों और मुअज्जिनों को मंथली 2000 मिलेंगे। ममता बनर्जी की एक्स पर ऑफिशियल हैंडल पर जानकारी शेयर करते हुए लिखा गया कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पुरोहितों और मुअज्जिनों को मिलने वाले महीने के मानदेय में 500 की बढ़ोतरी की गई है, जिनकी सेवा हमारे समुदायों के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को बनाए रखती है। इस बदलाव के साथ उन्हें अब हर महीने 2000 मिलेंगे। इस पर आगे लिखा गया,
साथ ही पुरोहितों और मुअज्जिनों द्वारा सही तरीके से जमा किए गए सभी नए एप्लीकेशंस को भी राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। हमें ऐसा माहौल बनाने पर गर्व है जहां हर समुदाय और हर परंपरा को महत्व दिया जाता है, उसे मजबूत किया जाता है। हमारी कोशिश ये पक्का करना है कि हमारी समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के रखवालों को वो पहचान और मदद मिले जिसके वो हकदार हैं। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एलपीजी की कमी की खबरों पर बड़ा बयान दिया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर दिल्ली में जमाखोरी होती है तो सरकार का इसके खिलाफ सख्त रुख है। जब देश पर कोई संकट आता है तो हम सभी को एकजुट खड़ा होना चाहिए। मैं उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहती हूं जो लोगों में डर पैदा कर रहे हैं और उन्हें जमाखोरी करने के लिए उकसा रहे हैं। ये देश के खिलाफ काम है। मुश्किल समय में हम सब एक साथ आएं, थोड़ा संतोष रखें, अन्य माध्यमों का उपयोग करें और बहुत जल्द ये पूरी स्थिति सामान्य हो जाएगी। मुझे लगता है जमाखोरी यदि दिल्ली में होगी तो उसके ऊपर सरकार का बड़ा कड़ा रुख है। अन्यथा जब देश के ऊपर कोई मुसीबत आती है हम सबको इकट्ठे एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। मैं उन लोगों को भी चेताना चाहती हूँ जो इसे दहशत बना करके लोगों के अंदर भय बना रहे हैं और उनको जमाखोरी के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये सच में देश के खिलाफ किया जाने वाला काम है। मुसीबत की घड़ी में हम सब इकट्ठे हों, थोड़ा सा संतोष रखें, अन्य माध्यमों का भी उपयोग करें और बहुत जल्द ये सारी की सारी स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। सरकार, केंद्र सरकार पूरी तरीके से अपना काम कर रही है, राज्य सरकारें भी डिस्ट्रीब्यूशन में अपनी ओर से पूरी व्यवस्थाएं देख रही है और ऐसे में सबको मिलकर के इस घड़ी से निकलने का इंतजार करना है। और जो लोग इसको मौका बना करके भ्रष्टाचार करते हुए अपना इसे लाभ उठाना चाहते हैं उनको जरूर मैं चेताना चाहती हूँ कि इस तरह की कोई भी हरकत जैसे ही निगाह में आएगी तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में कई स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अमित शाह ने कहा कि यहां से भारत के प्रधानमंत्री चुनकर गए मनमोहन सिंह यहीं से सांसद बने और असम के स्वास्थ्य का सुधार नहीं किया। आज मैं गौरव से कह रहा हूं कि 10 सालों में बीजेपी सरकार ने असम को स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने का काम किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कभी असम की संस्कृति, कला, भाषा का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस के जमाने में असम विद्रोह का स्थान बना था, सैकड़ों युवा मारे गए। हमने 2020 में बाड़ो शांति समझौता, 2021 में कार्बी शांति समझौता किया, 2022 में आदिवासी शांति समझौता किया, 2023 में डीएनएलए समझौता किया और 2024 में यूएलएफए समझौता करके असम को शांत बनाने का काम किया। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने कभी भी आसाम की संस्कृति, आसाम की कला, भाषा कभी सम्मान नहीं किया। वो तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस के जमाने में ये आसाम एक प्रकार से विद्रोह का स्थान बना था। सैकड़ों युवा मारे गए, कितने हथियारी ग्रुप थे, पुलिस भी मारी जाती थी तो आसाम का युवा मरता था और पुलिस की एक गोली से भी कोई मारा जाता था तो आसाम का युवा मरता। हमने 2020 में बोडो शांति समझौता किया, 21 में कार्बी शांति समझौता किया, 22 में आदिवासी शांति समझौता किया, 23 में डीएनएलए समझौता किया और 24 में उल्फा समझौता कर आज आसाम को शांत बनाने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व। 10,800 से ज्यादा हथियारी ग्रुप सरेंडर कर चुके हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की जयंती के मौके पर राहुल गांधी ने काशीराम के लिए भारत रत्न की मांग की। इसके लिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। राहुल गांधी ने बताया कि मैं भारत सरकार से सामाजिक न्याय के महान योद्धा और बहुजन चेतना के मार्गदर्शक मान्यवर काशीराम जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करता हूँ। ये सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान काशीराम जी के साथ उस पूरे आंदोलन को श्रद्धांजलि होगी जिसने करोड़ों बहुजनों को हक, हिस्सेदारी और आत्मसम्मान की राह दिखाई। तो पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच ईरान में फंसे भारतीयों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। ईरान में पढ़ाई कर रहे 70 से अधिक भारतीय छात्र और कुछ तीर्थयात्री सुरक्षित रूप से भारत लौट आए हैं। जब उनकी फ्लाइट नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी तो लंबे तनावपूर्ण सफर के बाद उनके चेहरों पर राहत और मुस्कान साफ दिखाई दी।
इन छात्रों और यात्रियों को ईरान में जारी युद्ध की स्थिति के बीच सुरक्षित निकालकर आर्मेनिया और दुबई के रास्ते भारत लाया गया। अधिकांश छात्र जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं जो ईरान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे थे और युद्ध के कारण वहां फंस गए थे। वहीं नेपाल के गंडकी प्रांत के गोरखा जिले में भारतीय तीर्थयात्रियों से भरी एक बस खाई में गिर गई। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 घायल बताए जा रहे हैं। यात्री मनोकामना मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक श्रद्धालुओं को लेकर जा रही एक माइक्रो बस मनोकामना मंदिर से लौट रही थी, तभी सड़क से फिसलकर 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में घायल 7 यात्रियों को भरतपुर स्थित चितवन मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेजा गया। पुलिस के अनुसार बस में 1 दर्जन से ज्यादा यात्री सवार थे। प्रशासन के अनुसार बस मनोकामना मंदिर से तनहुन जिले के अंबू खैरनी इलाके की ओर जा रही थी। घटना के बाद देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। पुलिस ने बताया कि हादसे की दूसरी वजहों की भी जांच की जा रही है। उधर बरेली में समाजवादी पार्टी में हलचल तेज हो गई है और पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप के पद से हटने के बाद संगठन में बदलाव और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। पार्टी के अंदर नए जिलाध्यक्ष को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। इस विषय पर महानगर अध्यक्ष शमीम खान सुल्तानी से बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। 2027 का चुनाव सर पर है और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष की घोषणा होने वाली है। जहां तक हमने सुना है, हम आज समाजवादी पार्टी कार्यालय आए हैं और देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से कार्यालय में रहते हैं और हम महानगर अध्यक्ष जी से बात करते हैं। महानगर अध्यक्ष जी, नए जिलाध्यक्ष जो समाजवादी पार्टी को मिलेंगे वो कब तक मिलेंगे बरेली के? देखिए, ये निर्णय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का है और मैं समझता हूं कि अभी थोड़े ही दिन हुए हैं हमारे जिला अध्यक्ष को हटाए हुए, लेकिन इस पर बहुत जल्दी मैं समझता हूं विचार हो जाएगा। लेकिन ये पूरा निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। तो इस बार क्या लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किस पे दांव खेल सकते हैं बरेली में, क्योंकि आप लंबे समय से महानगर से जुड़े हुए हैं, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता भी रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा इस बार, किसका नाम चर्चाओं में है? देखिए, आपने देखा होगा, अगर हम पिछले लोकसभा के चुनाव की बात करें तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए का फार्मूला दिया है, तो आज पीडीए के बदौलत से हम लोग हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। उसमें पीडीए का बहुत अहम रोल है। तो मैं समझता हूं कि आने वाला हमारे पार्टी का जो जिला अध्यक्ष जो भी बनेगा वो पीडीए समाज से ही होगा। अच्छा, कितनी 9 में से कितनी सीटें लग रही हैं आपको इस बार 2027 में? देखिए, जैसा माहौल है आज उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि पिछले चुनाव की अगर 2022 के विधानसभा के चुनाव की बात करें तो वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, इनकी कोई भी जनहित की योजना हमें धरातल पर देखने को नहीं मिलती। जिस आशा और विश्वास के साथ, उम्मीदों के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, तो आज उत्तर प्रदेश के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज आप महंगाई देख लीजिए, महंगाई आसमान छू रही है। इसी तरीके से चाहे विकास का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, शिक्षा के मामले में आप देखते हैं मुल्क की आजादी के बाद पहली सरकार है जो शिक्षा देने के बजाय स्कूलों को बंद कर रही है। वो चाहते ही नहीं कि लोग शिक्षित हो, पढ़े लिखे, अगर पढ़ लिख जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे तो अपने अधिकारों की बात करेंगे। लगभग 18,000 कुछ स्कूल उत्तर प्रदेश की सरकार ने बंद करवा दिए। 9 में से 9 कितनी सीटें, मतलब कितना मान रहे हैं आप? देखिए, जैसा माहौल है आज उत्तर प्रदेश के अंदर, मुझे लगता है कि बरेली की हम 9 के 9 विधानसभा जीतने जा रहे हैं। और 1993 में 7 विधानसभा हम जीत गए थे, तब भी हम 9 जीत रहे थे, बहुत कम अंतर से 2 सीटें हारे थे। लेकिन इस बार जो 2 सीटें हम 1993 में 9 में से 7 जीत गए थे, 2 सीटें नहीं जीत पाए थे। मैं यकीन ही नहीं बल्कि दावे के साथ कहता हूं, इस बार समाजवादी पार्टी 9 के 9 सीटें यहां से जीतने जा रही है। देखिए, आप महानगर अध्यक्ष हैं और बरेली की एक विडंबना रही कि शहर और कैंट की विधानसभा भाजपा के हाथ से निकलनी बड़ी मुश्किल है। इस बार कोई खास रणनीति बनाई है क्या आपने, क्योंकि आप महानगर अध्यक्ष इन दोनों विधानसभाओं के हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया जोशी जी। मैं आपको पिछले लोकसभा चुनाव की बात करूं तो देखिए, मात्र 2800 का डिफरेंस 125 कैंट विधानसभा में रह गया है और शहर विधानसभा में मात्र 18,000 का रह गया था डिफरेंस। वो भी कुछ वजह रह गई। लेकिन अभी जो एसआईआर हुआ, एसआईआर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी वोट यहाँ बनवा रखे थे शहर कैंट के अंदर, वो एसआईआर में वो सारे वोट, उसमें से बहुत से डबल भी थे,
और कई तरह के वोट है वो सारे वोट कट गए हैं। इसमें अधिकतर वोट सब लोग जानते हैं, लगभग 80 से 90% वोट भारतीय जनता पार्टी के ही कम हुए हैं। तो SIR की जो प्रक्रिया हुई उसकी वजह से अब हम लोग सीधे सीधे जो है शहर और कैंट में भी हम लोग ये सीट जीत जाएंगे। जो 2 कमी थी हमारी वो कमी हम पूरी करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार हम लोग 9 के 9 विधानसभा जीतने जा रहे हैं। देखिए, हमारी बात हुई थी महानगर अध्यक्ष जी से। इनका कहना है कि 9 की 9 सीटें ये बरेली में जीतने वाले हैं। बरेली कैंट और जो शहर विधानसभा भी इनके पास आ जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से 2027 का चुनाव लड़ती है और कब जिलाध्यक्ष की घोषणा करती है। जुड़े रहिएगा मुझसे। बरेली से डेली 24 भारत के लिए विनोद जोशी, धन्यवाद। वहीं कानपुर के बर्रा विश्व बैंक इलाके में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई है। विवाहिता का शव उसके बेडरूम में के बेड पर औंधे मुंह पड़ा मिला। मृतक महिला ने मौत से पहले व्हाट्सएप पर स्टेटस लिखा था, हम जो फैसले करते हैं खुलेआम करते हैं। इस स्टेटस के सामने आने के बाद मामले की गंभीरता बढ़ गई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले की जांच के लिए कानपुर पुलिस के DCP साउथ ने पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर तफ्तीश की। DCP साउथ ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया जाएगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए, आज सुबह लगभग 5:30 बजे UP 112 को ये सूचना मिली कि विश्व बैंक बर्रा में एक लड़की विवाहिता है जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाना सानी की टीम एवं अन्य सभी अधिकारियों द्वारा एवं फॉरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और इसमें परिजन भी उनके आ गए हैं और उनसे भी इसमें विस्तृत वार्ता हुई है। इसमें भी फिलहाल चूँकि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत है और शादी के 7 साल से कम हुए हैं, अभी लगभग 6 वर्ष शादी के हुए हैं, तो इसलिए एक गंभीर मामला बनता है और इसमें 100 को पंचनामा के पश्चात पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। इसमें मृत्यु का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल परिजन यहाँ मौजूद हैं और उनके द्वारा अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है। जिस प्रकार की वो तहरीर देंगे उस पर अभियोग दर्ज करते हुए जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश वैश्य महासम्मेलन के तत्वाधान में समाज सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के लिए प्रस्तावित सामूहिक विवाह परिचय सम्मेलन समारोह के लिए पात्र जोड़ों के चयन की प्रक्रिया आज संपन्न हुई। इस चयन प्रक्रिया में जनपद और आसपास के क्षेत्रों से कुल 10 जोड़ों ने आवेदन किया था। परिषद द्वारा सभी आवेदकों के दस्तावेजों और पात्रता की सावधानी पूर्वक जाँच की गई। जाँच के बाद जिन जोड़ों के दस्तावेज पूर्ण वैध पाए गए उन्हें आगामी सामूहिक विवाह समारोह के लिए चयनित कर लिया गया। देखिए, हमारी संस्था जो है हर वर्ष गरीब कन्याओं का विवाह कराती है। उससे पूर्व एक परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम करती है, तो ये आज वही कार्यक्रम था। इसमें जो है लड़की और लड़का का जो है पूरा परिचय लिया जाता है, उनके बारे में पूरी जानकारी ली जाती है और संस्था संतुष्ट होती है तब आगे शादी कराती है। ठीक है, हमारी संस्था वैश्य है तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी आए वो वैश्य वर्ग के ही लोग आए। बिल्कुल देते हैं हम लोग उपहार के स्वरूप में, लड़की और लड़का को दोनों को देते हैं। उनसे घरेलू संबंधित जितने भी सामग्री होती है वो देते हैं और उनको आगे जो है उस सामान से रोजगार भी मिल सके, ऐसे भी सामान। वहीं पीलीभीत में मौसम ने अचानक से करवट ले ली है। तेज आंधी और बारिश के साथ आसमान में घने काले बादल छा रहे हैं। इस बदलाव से इलाके के किसानों में चिंताओं का माहौल है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश और आंधी के चलते किसानों की रबी की फसल को नुकसान होने की संभावना है। खासकर पकी हुई खड़ी फसल बारिश और ओलावृष्टि के बाद खराब हो सकती है। स्थानीय किसानों ने बताया कि बारिश के साथ तेज हवाओं और ओलों से फसल पर बड़ा असर पड़ सकता है। मौसम में अचानक बदलाव के कारण तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, जिससे ठंड बढ़ने की भी संभावना है। वहीं सहारनपुर के शिवालिक वन प्रभाग मोहड़ रेंज स्थित बीट शाहजहांपुर गेस्ट हाउस से हिंडन नदी के संरक्षण और जल स्रोतों के अध्ययन के लिए 5 दिवसीय शोध यात्रा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जस्टिस अरुण त्यागी ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। इस अवसर पर डॉक्टर शैथिल वेल, सुमित महाजन, मनु गौड़, कुंवर शेखर और विजेंद्र समेत अन्य अतिथि उपस्थित रहे। सभी ने संयुक्त रूप से हिंडन नदी को स्वच्छ और संरक्षित रखने का संदेश दिया। जनपद प्रशासन और भारतीय नदी परिषद के संयुक्त माध्यम से हिंडन यात्रा का शुभारंभ किया गया है जी। इसमें रमेश गायके जी का फाउंडेशन है जी, माध्यम से जनपद सहारनपुर से लेके जब
हिंडन नदी गौतम बुद्ध नगर में यमुना में मिलती है, वहां तक 335 किलोमीटर की पदयात्रा की जानी है। और इसका आज जनपद सहारनपुर के हमारे शिवालिक रेंज में, जहां पर हिंडन नदी का उगम स्रोत है, वहां से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ है। इस यात्रा के माध्यम से हिंडन नदी में जितने भी प्रदूषण या फिर अन्य अतिक्रमण वाली चीजें हैं जी, उसके लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया है। मैं जनपद प्रशासन की ओर से इस यात्रा के लिए रमन त्यागी, उनकी पूरे फाउंडेशन को और इस यात्रा में सहभागी होने वाले सभी सहभागियों को शुभकामनाएं देता हूं। और हिंडन को जरूर प्रशासन के माध्यम से और लोगों के सहयोग से आने वाले समय में प्रदूषण मुक्त करते हुए इसको एक अविरल धारा के रूप में हम निश्चित तौर पे लेके आएंगे। इसके लिए भी मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। वहीं वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में गैस की कमी के कारण मेस बंद हो गया, जिससे छात्रों में नाराजगी फैल गई। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI से जुड़े छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की सूचना पर सिगरा पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को शांत कराने की कोशिश की। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। इसके अलावा छात्रों ने गैस सिलेंडर को माला पहनाकर नाले में पाइप डालते हुए उसकी पूजा की। छात्रों का आरोप है कि गैस की किल्लत के कारण विश्वविद्यालय मेस में भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, जिससे छात्रों को खाना नहीं मिल पा रहा है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो साफ तौर पे बोला था, अगर सिलेंडर की दिक्कत है तो अपने छात्र जीवन में चाय की दुकान खोले थे और चाय की दुकान पे सिलेंडर ना होने की वजह से जो बगल में नाला था उस नाले से गैस निकाल के अपना भरण पोषण करते थे। हमारे विश्वविद्यालय का मेस बंद है, सिलेंडर ना होने के कारण ठेकेदार लगातार खाना बनाना बंद कर दिया है। प्रदेश भर में जितने भी विश्वविद्यालय उनका तमाम मेस बंद चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि बनारस के अंदर जो माँ अन्नपूर्णा जी के नाम पे ट्रस्ट चलता था, इसमें लगातार खाना मिलता था, वहाँ पे वो भी गैस की किल्लत के कारण बंद चल रहा है। तो आज उन्हीं सभी चीजों को लेकर, नरेंद्र मोदी जी के विचारों को लेकर, उनके विचारों पे जो बोले थे नाले से गैस निकालो, आज हम लोग नाले से गैस निकालने का प्रक्रिया उपयोग कर रहे थे कि बाकायदा लोग नाले से गैस निकालेंगे और गैस निकाल के हम लोग चाय बनाएंगे, खाना पीना करेंगे। पर प्रशासन ने आम जनमानस की बात उठाने से हमें रोका है। आप देख रहे होंगे पूरे देश में कैसे गैस किल्लत है। बनारस के अंदर जिलाधिकारी महोदय ने साफ साफ आह्वान किया कि गैस में किसी भी तरीके का किल्लत नहीं चल रहा है, पर फिर भी उसको हम लोग मानते हुए, नरेंद्र मोदी जी की बातों को मानते हुए, देश के प्रधानमंत्री जी की बातों को मानते हुए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से नाले से गैस निकाले काम करें। पर प्रशासन ने हमारे सामान को हटाकर, हमें हटाकर पीछे। वहीं वाराणसी में उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा शुक्रवार से शुरू हो गई। जिले में इस परीक्षा के लिए कुल 46 केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 77,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा 14 और 15 मार्च को 2-2 पालियों में आयोजित की जा रही है, ताकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षार्थियों को प्रवेश से पहले कड़ी जांच से गुजरना पड़ रहा है। परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित कराने के लिए प्रशासन और पुलिस विभाग ने व्यापक तैयारियां की है। कुल 1356 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है और सभी केंद्रों पर सघन निगरानी की जा रही है। देखिए, यूपी सब इंस्पेक्टर की भर्ती आज यहाँ पर कराई जा रही है। 2 दिन इसकी परीक्षा चलेगी। डेली 2-2 शिफ्ट में ये कार्यवाही होगी। इसमें यूपी भर्ती बोर्ड से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, सभी का अक्षरशः अनुपालन कराया जा रहा है। यहाँ पर सभी वरिष्ठ अधिकारी और थाना प्रभारी सब लोग फील्ड में मौजूद हैं। सभी लोग जो है सेंटर पे भ्रमण कर चुके हैं, सभी व्यवस्थाओं को मौका मुआयना कर चुके हैं। और इसी के साथ साथ सेंटर के बाहर भी कहीं कोई ट्रैफिक जाम न लगे, किसी अभ्यर्थी को किसी तरह कोई परेशानी नहीं हो, सभी कड़े मेजर जो है लिए जा रहे हैं। वहीं कानपुर देहात के तलुआपुर गांव में देर रात चोरों ने बेखौफ तरीके से वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने राहुल तिवारी, वैभव तिवारी और सुनील तिवारी के घरों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने 4,000 रुपए नगद और लाखों के जेवरात चोरी कर लिए। इसके अलावा 3 अन्य घरों में चोरी का प्रयास भी किया गया, लेकिन चोर नाकाम रहे। सुबह होने पर ग्रामीणों ने डायल 112 को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस अब सभी सुराग जुटाकर चोरों की तलाश में जुटी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।